चाहिए। 12+ के बच्चों का टीका मंजूर। रीजन जनवरी। चलिए 14 केस आने यार। हाँ तो बच्चों स्वागत है आप सभी का। बच्चों अपन बात कर रहे हैं ऑप्टिक्स के बारे में ना, और लास्ट लेक्चर में हमने आपको अपवर्तन पर आधारित घटनाओं के बारे में समझाया था। कौन कौन सी घटनाएं थी मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले हमने बताया था बेटा तारों का टिमटिमाना, कि तारे पृथ्वी से बहुत दूर है तो प्रतिबिंब बिंदुवत बनता है, और तारों से जो प्रकाश कण आते हैं उसे वायुमंडल की बहुत सारी परतों से गुजरना होता है, तो बार बार इसका अपवर्तन होता है, इसलिए प्रेक्षक तक प्रकाश किरण हिलती हुई पहुंचती है और तारे टिमटिमाते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर कोई बर्तन में पानी भर दिया गया है, जल से भरा हुआ पात्र है, और आप तिरछा देख रहे हो तो वो उठा हुआ दिखाई देता है। इसमें एक सूत्र भी पढ़ाया था मैंने आपको, H' बराबर H/N, आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। तीसरा हमने पढ़ा था कि अगर कोई पेंसिल, कोई छड़, कोई रॉड जल में आंशिक रूप से डूबी हुई है तो वो टेढ़ी नज़र आती है, क्योंकि जो हिस्सा जल में डूबा हुआ है वो थोड़ा सा अपनी वास्तविक स्थिति में दिखाई ना देकर उठा हुआ दिखाई देगा। फिर आपने पढ़ा था कि कांच की सिल्ली से अपवर्तन, याद है ना, आपतित किरण निर्गत किरण समांतर थी, और एक टर्म पढ़ी पार्श्विक विस्थापन। और लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि सूर्य जो है वो सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद तक हमें दिखाई देता है अपवर्तन की वजह से। क्लियर? टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं भाई, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो शॉर्ट में बोलते हैं TIR, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ध्यान से समझना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक बिल्कुल एक तरीके से बात चलेगी। देखो आप ये मानिए कि ये कोई सरफेस है बेटा, ऊपर तो है वायु और नीचे है जल। मैं डैश डैश बना नहीं रहा हूं, चित्र बिगड़ता है उससे। आप मान लीजिए कि इस सतह से ऊपर तो है बेटा वायु, और इस सतह के नीचे क्या है, जल। अब कोई प्रकाश किरण यहां से स्टार्ट हुई बेटा, इस जगह से स्टार्ट होती है। अगर किरण लंबवत आती तो सीधी निकल जाती, लंबवत आती तो सीधी निकल जाती। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी, परावर्तन में लंबवत आती है तो उसी पथ से जाती है, अपवर्तन में लंबवत आती है तो बिना अपवर्तित हुए सीधी बाहर निकल जाती है। ठीक है साहब? फिर आप एक कोण पर लेके आए, यहां से ऐसे समझिए, ऐसे लेके आए तो ये आपका अभिलंब हो जाएगा। चूंकि प्रकाश किरण जल से वायु में प्रवेश कर रही है तो इस बिंदु पर अपवर्तन होगा बेटा। जल सघन माध्यम की तरह व्यवहार करेगा और वायु विरल, सबको पता है ना, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक तो होता है 1.008 लगभग 1, और जल का अपवर्तनांक है 1.33। अब सघन से विरल में जाएगी, अपवर्तन होगा, और अपवर्तन की वजह से प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। सीधी जानी चाहिए थी पर सीधी ना जाकर अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखना बेटा, एक अपवर्तक सतह है, ये एक अपवर्तक सतह है। एक किरण लंबवत आई, वो सीधी निकल गई, और जो एक कोण पर आई वो बेटा अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हट गई। दूर क्यों हटी? क्योंकि जल से वायु में जा रही है, जल सघन है, वायु विरल है, सघन से विरल में जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अच्छा साहब, आपतन कोण ये था, पहले आपतन कोण 0 था, फिर आपतन कोण और बढ़ा बेटा। आपने आपतन कोण और बढ़ाया, आप प्रकाश किरण को यहां लेकर आए तो ये आपका अभिलंब हो गया, और आपतन कोण ये वाला हो गया। प्रकाश किरण को सीधा निकलना चाहिए था, पर अपवर्तन की वजह से फिर अभिलंब से दूर हट रही है। ध्यान से देखना, जब आपतन कोण 0 था प्रकाश किरण सीधी निकल गई। आपतन कोण जैसे बढ़ा रहे हो, अभिलंब से दूर हटने का मतलब है बेटा
इस अपवर्तक सतह की ओर प्रकाश किरण मुड़ती आ रही है। आपने आपतन कोण और बढ़ाया भाई, तो बेटा जब आप आपतन कोण बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो एक आपतन कोण ऐसा हो जाएगा। अभी देखो प्रकाश किरण अवलंब से दूर हट रही है, दूर हट रही है, दूर हट रही है, और दूर हटी, और दूर हटेगी, बिल्कुल ये सतह के यहां से निकल जाएगी। मतलब ये जो अपवर्तन कोण है ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा। मेरी बात समझ ध्यान से। पहले अपवर्तन कोण 0 था, फिर अपवर्तन कोण बढ़ा और बढ़ा, बढ़ते 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 एक आपतन कोण ऐसा आएगा, क्रांतिक कोण बोलते हैं बेटा, जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होगा। तो पहले तो ये परिभाषा सीख कि क्रांतिक कोण क्या है, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आएगा। तो बेटा क्रांतिक कोण की बात तब करोगे जब सघन माध्यम से कहाँ जा रहा हो, विरल माध्यम में। तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। मेरी बात आप दोबारा समझिएगा ध्यान से। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेडिंग पढ़ने वाले हैं अपन, पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ने से पहले एक अपने को हेडिंग पढ़नी पड़ेगी बेटा, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, और इसका सिंबल है IC। मतलब है तो ये आपतन कोण है, पर एक विशेष स्थिति में, और वो स्थिति ही मैं समझाने का बार बार प्रयास कर रहा हूं। ये बेटा एक अपवर्तक सतह ली, खूब बड़ी लेके समझ आराम से। अपवर्तक सतह है जिससे अपवर्तन होना है। ऊपर जो माध्यम है बेटा वो विरल माध्यम है, और नीचे जो माध्यम में ले रहा हूं कोई सघन माध्यम ले रहा हूं। बेटा क्रांतिक कोण हो या पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, ये तभी परिभाषित किए जा सकते हैं जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, डेंसर टू रेरर, सघन माध्यम से कहाँ प्रवेश कर जाए बेटा, विरल माध्यम में। अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी ना, तो ही आप क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इनकी बात कर सकते हो। तो सघन माध्यम से जब प्रकाश किरण मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, लंबवत आती है तो सीधी निकल जाती है, अरे हाँ या ना। फिर आपने आपतन कोण बढ़ाया, आपतन कोण, ये आपतन कोण है आपका। तो चूंकि सघन से कहाँ जा रही है, विरल में, अविलंब से दूर हटेगी, इस तरीके से जाएगी। अविलंब से दूर हटने का मतलब है बेटा इस सतह की ओर मुड़ रही है, ये इसमें अपवर्तन कोण हो जाएगा। आपने आपतन कोण और बढ़ाया, तो बढ़ाते 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 एक आपतन कोण ऐसा बन गया होगा जिसमें किरण बिल्कुल इस तरीके से जाएगी, अपवर्तित किरण। मतलब अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। और ये जो आपतन कोण है बेटा, इसे हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। तो सबसे पहले अपने को नोट करनी है क्रांतिक कोण की परिभाषा। क्लियर। देखो पूर्णांतिक परावर्तन हेडिंग तो पहले क्रांतिक कोण पढ़ने के बाद पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डालिए क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। देखिएगा ध्यान से, हेडिंग लिखें आप सबसे पहले तो क्रांतिक कोण IC। ठीक है ना साहब। तो क्रांतिक कोण की बात कब होती है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। भाई तभी तो अविलंब से दूर हटेगी। अगर विरल से सघन में जाएगी तो कभी क्रांतिक कोण जैसी स्थिति आएगी ही नहीं, है ना। तो जब प्रकाश, नोट कर लो, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से
विरल माध्यम में प्रवेश करती है। दिख रहा है ना पूरा आपको? ध्यान से बस साफ नजर आ रहा है? बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अब आपको वो डायग्राम याद आया ना? आप आपतन कोण बढ़ाते गए तो वह आपतन कोण, याद रहे बेटा, क्रांतिक कोण एक आपतन कोण है, तभी तो आई से आपने रिप्रेजेंट किया है ना। जब प्रकाश किरण कहां से कहां मूव करे? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह आपतन कोण, कौन सा आपतन कोण? जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री या समकोण हो, जिस पर अपवर्तन कोण समकोण हो। परिभाषा ध्यान से समझ। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण समकोण हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया बताओ? परिभाषा बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट भी है भाई। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो दो बातें विशेष इंपॉर्टेंट हैं। प्रकाश किरण कहां से कहां मूव करनी चाहिए बेटा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण समकोण हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। चित्र बनाता हूं, उसका ध्यान से देखना। ये एक सतह है, अपवर्तक सतह। ऊपर बेटा कोई विरल माध्यम है, विरल माध्यम, और नीचे कोई सघन माध्यम है। ठीक है ना? अब विरल माध्यम का आप अपवर्तनांक कुछ n1 मान लीजिए और सघन माध्यम का अपवर्तनांक आप n2 मान लीजिए। क्लियर भैया यहाँ तक? अब देख ध्यान से। प्रकाश किरण मान लो यहां से चलती है, यहां तक साफ कर दो। प्रकाश किरण यहां से चलती है बेटा, है ना? कुछ इस तरीके से आपतित किरण हो गई। ये बेटा अपना अविलंब हो गया। तो ये वाला एंगल अगर आईसी है, ये वाला एंगल अगर आपका क्रांतिक कोण है, तो प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से जाएगी। देखो इस तरीके से, बिल्कुल समांतर इसके। तो ये वाला जो कोण है आर, ये 90 डिग्री का बन जाता है। डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ध्यान से देख, एक एक स्टेप समझ, पूरा बोर्ड पर ही क्लियर हो जाना चाहिए। क्रांतिक कोण की डेफिनेशन क्लियर है? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण समकोण हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। यह डायग्राम समझ में आ गया। अब बेटा इस बिंदु पर स्नेल लगाना, स्नेल के नियम से लगाना। स्नेल ध्यान सुनना, लगा बेटा। तेरी इच्छा है ऊपर या नीचे कहीं से भी लगा दे, मैं नीचे से लगाता हूं। साइन आईसी, आपतन कोण आईसी तो है, बटे साइन ऊपर का कोण 90 है तो 90 आ जाएगा। साइन आईसी बटे साइन 90। अब पहले आप कोण ये लिया आपने, अपवर्तनांक ये आएगा बेटा n1 बटा n2। अरे हाँ या ना? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देख, सघन कौन है, विरल कौन है? सघन n2 है, विरल n1 है। तो n2 बटे n1 का मान n है। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी बेटा एक जगह, जब अपन वास्तविक गहराई आवासीय गहराई में संबंध पढ़ रहे थे कि सघन बटे विरल को आप n कह सकते हो। वो सघन का विरल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। n1 विरल है, n2 सघन है, तो n2 बटा n1। मैं साइड लिख रहा हूं। कौन ज्यादा है बेटा? n2 ज्यादा है n1 से, तो आप n2 बटे n1 को n से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक।
ये n1 बटे n2 है तो 1 बटे n आएगा। देख ध्यान से देख यहाँ पर अगला स्टेप, साइन IC तो अपना है ही, साइन 90 का मान 1 हो गया, 1 का भाग दे, इसको फर्क पड़ेगा नहीं, बराबर में बेटा n1 बटे n2, n का उल्टा कर दे 1 बटे n आता है। तो ये तो क्रांतिक कोण निकालना है, मतलब IC निकालना है, तो साइन उस पक्ष में जाएगा, तो बेटा साइन इनवर्स 1 बटे n। ये कॉलम मैच के क्वेश्चनों में भी आ सकता है, इसलिए सूत्र को आप याद रखोगे। IC बोले तो क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, और परिभाषा है, सूत्र है इसका साइन इनवर्स 1 बटे n। मैं दोनों का अर्थ लिख देता हूं बेटा यहाँ पर। IC का मतलब तो है क्रांतिक कोण, और स्मॉल n का मतलब है बेटा सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। बस खत्म। देखो ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो आप क्रांतिक कोण की परिभाषा बार बार इतने तरीकों से आपको एक्सप्लेन कर दिया तो समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश किरण सघन से, ये डायग्राम दिमाग को रख ले वहीं से, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए, कंडीशन है प्रकाश किरण सघन से विरल में जानी चाहिए, तो वो आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण समकोण हो क्रांतिक कोण कहलाता है। ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना IC का, IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बटे n। नोट कर लो भैया इसको। एक हेडिंग हो गई अपनी क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, साथ में नोट कर लिया करो, मैं बोल देता हूं आपको। करो, नोट करो, आप करिए ना, एक मिनट में आता हूँ। आप बेटा इसको नोट कर लो। अभी तो आना हो, ठीक है? तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं भाई ना। अपना क्रांतिक कोण हो गया। अब बेटा बात करेंगे अपन पूर्णांतरिक परावर्तन की, ठीक है ना? देखिए वापस से वही डायग्राम जहां से मैंने आपको आज पढ़ाना स्टार्ट किया था वही ले चलता हूं। देखिए अगली जो हेडिंग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप सुन ध्यान से, वापस से वही डायग्राम, नीचे सघन माध्यम है, ऊपर विरल माध्यम है,
यहाँ से कोई प्रकाश किरण स्टार्ट होती है बेटा, लंबवत आएगी तो सीधी बाहर निकल जाएगी। ये अपवर्तक सतह हो गई भाई, ध्यान रखना। फिर आपने आपतन कोण बढ़ाया, ये वाला आपतन कोण लिया, अपवर्तन की वजह से अभिलंब से दूर हट गई। फिर आपने आपतन कोण और बढ़ाया बेटा, तो एक स्थिति ऐसी आ गई, अगर आप इसको आईसी कहते हो, क्रांतिक कोण कहते हो, तो प्रकाश किरण इस तरीके से लौट जाएगी। हाँ या ना? यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई सबको? बेटा मैं कह रहा हूं कि क्रांतिक कोण जरा और बढ़ा, मतलब प्रकाश किरण तो सघन से विरल में जा ही रही है, पर आपतन कोण और बढ़ा। किससे ज्यादा बढ़ाया बेटा मैंने? अब की बार जो आपतन कोण है आई, वो क्रांतिक कोण से ज्यादा है। आपतन कोण किससे बड़ा कर दिया? क्रांतिक कोण से। और बेटा अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया, सुन ध्यान से, पहले कोण 0 था, फिर बढ़ता गया तो सतह की ओर मुड़ती गई, क्रांतिक कोण वाली अवस्था पर 90 डिग्री पर जा रहा था। और जैसे ही आपतन कोण क्रांतिक कोण से बढ़ाया ना, तो बेटा प्रकाश अब इसी माध्यम में लौट आएगा। ये तो सर जी परावर्तन हो गया, टकराई और टकरा के लौट आया। पर बेटा मैंने परावर्तन पढ़ाया था तो एक बात कही थी कि बेटा कुछ मात्रा में अपवर्तन भी होता है। अब इसमें देखें, अपवर्तित प्रकाश तो नीचे आ ही रहा होगा, परावर्तित भी नीचे आ रहा है, इसीलिए इसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 2 शर्त चाहिए बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। पहली, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। और दूसरी, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन फ्लिप हो जाएं, प्रकाश सघन से विरल में जाए, आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, तो बेटा प्रकाश संपूर्ण रूप से उसी माध्यम में लौट आएगा जिसमें से आपने भेजा है। और इस घटना को नाम दिया जाता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नोट करना एक बार ध्यान से, डेफिनेशन नोट करते हैं इसकी, हेडिंग डाल लीजिए आप सभी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और लिखना, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। पहली बात, प्रकाश किरण को बेटा सघन से विरल में ही जाना होगा, तभी क्रांतिक कोण आता है, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, और एक कंडीशन, तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो, ज्यादा हो। मेरा कहने का मतलब, जब प्रकाश किरण कहां से कहां जाए बेटा? सघन से विरल में जाए, और आपतन कोण जो है वो कैसा हो? क्रांतिक कोण से बड़ा हो, तो संपूर्ण प्रकाश किरण, तो ऐसे लिखना, ऐसे मतलब बड़ा हो तो प्रकाश, बड़ा हो तो प्रकाश संपूर्ण रूप से, प्रकाश संपूर्ण रूप से उसी माध्यम में लौट आता है। मेरी बात सुन ध्यान से,
जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो वो आपतन कोण, और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो तो प्रकाश संपूर्ण रूप से उसी माध्यम में लौट आता है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। डेफिनेशन नोट कर पहले तो देखो, दो डेफिनेशन बड़े काम की पढ़ी हैं आज अपन ने, एक तो क्रांतिक कोण और एक पूर्णांतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण प्रकाश किरण सघन से कहां जाए, विरल में, ठीक है, और अपवर्तन कोण समकोण हो तो वो आपतन कोण तो है क्रांतिक कोण, है ना। और पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तो प्रकाश संपूर्ण रूप से उसी माध्यम में लौट आता है। यह घटना है TIR, पूर्णांतरिक परावर्तन। अच्छा, एक छोटी सी हेडिंग और बना सकते हैं अपन चाहे तो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए किन किन शर्तों का होना आवश्यक है? तो पहली शर्त तो है बेटा प्रकाश किरण, डेफिनेशन में आ चुकी है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। दूसरा बेटा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। दो शर्तें भाई, दोनों डेफिनेशन में मैंने ऐड करवा दी हैं आपको। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो। नोट करो बेटा, फिर कुछ घटनाओं की बात करते हैं। नेक्स्ट, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं। जैसे आपने अपवर्तन पढ़ा और अपवर्तन पर आधारित घटनाओं को देखा पहले, है ना, कल पढ़ी थी ना अपने 4-5 घटनाएं अपवर्तन पर आधारित। ऐसे ही आज अपन बात करेंगे बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाओं की, है ना। तो हेडिंग डालिए आप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना।
हेडिंग डालिए आप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना, सुनना ध्यान से। नंबर 1 घटना, एक एक करके पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना। अब सुन ध्यान से, आपने सुना होगा ना हीरा चमकता है। तो देखो एक है तो छोटे छोटे नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं कि हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित है। तो आपका जवाब होगा बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा क्यों चमकता है इसकी कहानी सुन। देखो डायमंड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है 3D में। अब ये तो मैंने बोर्ड के ऊपर बनाया है। बहुत सारे फेसेस होते हैं, सतह बहुत सारी होती हैं डायमंड, आपने देखा हो तो। अब डायमंड में आपको 2 डिजिट याद करनी है बेटा। एक तो इसका क्रांतिक कोण, वो होता है 24.4, क्रिटिकल एंगल 24.4 डिग्री। और एक इसका अपवर्तनांक 2.42, मैं आपको याद करवा चुका हूं अपवर्तनांक। तो होता क्या है कि डायमंड को इस तरीके से घिसा जाता है, उसकी जो बनावट वो होती है ना, बहुत सारे फलक होते हैं। तो इसमें लाइट जब इंटर करती है ना, लाइट जब इंटर करती है बेटा, तो इस सतह से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, सिंपल बाहर नहीं निकलती। फिर इससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, फिर इस सतह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, फिर इस सतह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा कि लाइट इंटर तो ज़्यादा करती है, फलक जो होते हैं कई फलकों से लाइट अंदर प्रवेश करती है और बार बार उसी के अंदर घूमती रहती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। कुछ फलकों से ही लाइट बाहर निकल सकती है। इससे मान लो बाहर निकल गए, लंबत आएगी ना, उससे बाहर निकल गए। जैसे प्रकाश किरण प्रवेश करी हीरे के अंदर, तो इसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दोनों कंडीशन फ्लिप हो जाती हैं इससे। क्रांतिक कोण से बड़ा, आपतन कोण 24.4 से बड़ा हो जाता है और इसका जो अपवर्तनांक है वो ज़्यादा होता है 2.42। क्रांतिक कोण कम होता है, अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो जैसे ही प्रकाश किरण इसमें इंटर करती है ना, तो इसके अंदर इसका बार बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अगर आप निर्गत प्रकाश की दिशा से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, तो आपको फिर एक चमकदार नजर आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है भाई? देखो चमकने का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ डायमंड रखा हुआ है ना, तो इसके अंदर प्रकाश की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तभी तो चीज़ चमकेगी बाहर के बजाय। क्योंकि इसके अंदर जब प्रकाश घुसता है तो सिंपल कांच होता है, तो सिंपल घुस के सीधा बाहर निकल जाता, कांच से आवर्तन पढ़ाया। पर बेटा इसमें जब प्रवेश ज़्यादा करता है और बाहर कम निकलता है, तो अंदर चमक बन जाती है, इसलिए हीरा चमकता है। तो 1 नंबर का जवाब आ जाए तो आपको कहना है कि हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित है, तो आपका जवाब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। थोड़ा बड़ा पूछ ले तो मैं आपको लिखाता हूँ, देखना ध्यान से। तो हेडिंग है हीरे का चमकना, नोट करेंगे आप इसके अंदर कि हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित है बेटा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अच्छा कैसे? तो आप इसमें लिखिए 2 आंक आप याद रखेंगे। हीरे का अपवर्तनांक अधिक, और अधिक में क्या वैल्यू है वो 2.42। आपको पता है अपवर्तनांक का कोई मात्रक तो होता ही नहीं है। हीरे का अपवर्तनांक अधिक तथा क्रांतिक कोण कितना 24.4 डिग्री।
अल्प होता है। ये दो बात समझ में आई क्या आपको? नहीं आई? बताइए पहले तो कि हीरा चमकता किस पे है, घटना क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। एक नंबर का जवाब तो ये हो गया। अब थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं इसकी कि हीरे का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, क्रांतिक कोण अल्प होता है। हीरे की बनावट इस प्रकार होती है कि जब प्रकाश किरण हीरे में प्रवेश करे तो हीरे के अंदर बार बार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हीरे को कुछ इस प्रकार घिसा जाता है फलकों को कि अगर एक बार प्रकाश प्रवेश कर जाए तो बार बार उसके अंदर क्या होता रहे बेटा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे हीरे के अंदर प्रकाश किरणें अधिक हो जाती हैं। अधिक हो जाती है। परिणाम स्वरूप बहुत है, इतना ही हीरा चमकता है। मेन घटना आपको समझ में आ गई ना? जब प्रकाश प्रवेश कर जाता है तो वो डायरेक्ट बाहर नहीं निकलता। जैसा कि कल आपने कांच की सिल्ली में पढ़ा था, कांच की सिल्ली में तो प्रकाश किरण प्रवेश करती है और सीधी बाहर निकल जाती है। इसमें ऐसा नहीं है भाई, ठीक है ना? बार बार पूर्णांतिक परावर्तन होता रहता है तो अंदर प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है और इसलिए आपको ये चमकीला दिखाई देता है। एक घटना तो हो गई हीरे का चमकना, ठीक है साहब। दूसरी और सुन ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लेना, ना नोट किया हो तो भाई नोट कर लो। मैं 1-2 मिनट रुक जाता हूँ। कर लो, आप कर लो, चलो नोट कर लो।
हाँ विद्वानों, 2 मिनट ज़्यादा लग गए भाई ना, कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट दूसरी घटना पढ़ते हैं। और बेटा दूसरी घटना है अपनी मरीच का। अब सुनना ध्यान से, ये क्या समस्या है, हेडिंग डाल लो, मैं तब तक इसको साफ करता हूँ। दूसरा फिनोमिना है मरीच का प्रवाह, मरीज, मरीज इन डिजर्ट। सुनना ध्यान से, बहुत बार महसूस किया होगा आपने ये मरीज का प्रभाव। सुनना अच्छे से बेटा, गर्मियों के दिनों में, अब सुनना अच्छे से, बहुत इजी है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है लास्ट में। गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि जब सड़क पर देखते हो ना, तो कुछ दूर आपको ऐसा लगता है कि जैसे पानी पड़ा हुआ है क्या। गर्मियों के दिनों में अगर आप क्षैतिज में देखोगे तो आपको सड़क पर ऐसा फील होगा जैसे उस जगह पर पानी पड़ा हुआ है, और जब आप वहां जाकर देखोगे तो आपको कोई पानी दिखाई नहीं देगा। सबने फील किया होगा बेटा, इसे बोलते हैं मरीच का, मरीज इन डिजर्ट। अक्सर रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो हमारे राजस्थान में तो पाना स्वाभाविक ही है, सीधी सी बात है। तेज गर्मी होती है तब ऐसी घटना होती है। क्यों, आप समझिए ध्यान से बेटा। देखो ये के सतह है, पृथ्वी सतह मान ली मैंने साहब, यहां कोई ट्री वगैरह देख कितना सुंदर ट्री है ना। हाँ अच्छा, अब होता क्या है कि जब गर्मी तेज पड़ती है दोपहर के समय में, सुबह शाम मरीच का प्रभाव कम दिखाई देता है बेटा, है ना। दोपहर में अक्सर बढ़िया दिखाई देता है। होता क्या है कि दोपहर के समय जो पृथ्वी के निकट की वायु है ना, वो गर्म हो जाती है। देखो कल मैंने आपको सूर्योदय सूर्यास्त पढ़ाया था, और मैंने कहा था कि पृथ्वी के निकट की वायु ठंडी होने की वजह से काम करती है सघन माध्यम का। अब लॉजिक थोड़ा सा उल्टा है, आप दिमाग लगाएंगे ध्यान से बेटा। होगा क्या कि ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, और पृथ्वी दोपहर के टाइम में अच्छी खासी गर्म हो जाती है। आप बिना चप्पलों के चल नहीं सकते शायद। तो नीचे की वायु गर्म है, अत्यधिक गर्म है बेटा, और गर्म होने की वजह से ये काम करती है विरल माध्यम का। कौन सा माध्यम, विरल। अपेक्षाकृत ऊपर की वायु सघन माध्यम का काम करेगी। ये बात समझ पहले तो। दोपहर के समय में पृथ्वी के जो नज़दीक की वायु है, निकट की वायु है, वो बिहेव करेगी विरल माध्यम की तरह, और दूर की वायु बिहेव करेगी सघन माध्यम की तरह। यहां मान लो सूर्य है, सन, सूर्य से कोई प्रकाश किरण टकराई किसी पेड़ वगैरह पर, वृक्ष पर, कोई वृक्ष, कोई बिल्डिंग, ऐसा कुछ होना जरूरी है। अगर कुछ भी नहीं है, झाड़ी भी नहीं है, तो आपको मरीच का दिखाई नहीं देगा बेटा। आसपास कहीं ट्री है, अब जैसे ही पेड़ से टकराकर किरण आएगी ना बेटा, तो सुन ध्यान से, क्या ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, और जब सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अवलंब से दूर हट जाएगी, फिर अवलंब से दूर हट जाएगी, दूर हटते 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 ऐसे पहुंचेगी प्रेक्षक तक। यहां आप खड़े हो, ऑब्जर्वर, आपके नाक मुंह मान लीजिए। मेरी बात दोबारा समझ, मैं पढ़ा रहा हूं मरीच का प्रभाव, तो मरीच का है क्या वो आप पहले समझिए। गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि जब आप सड़क पर देखते हो, क्षैतिज में देखते हो दूर, तो आपको कुछ पानी प्रतीत होता है, पर एक्चुअल में वहां पानी नहीं होता। ये बात तो क्लियर है कि वो दृष्टि भ्रम है, एक्चुअल में पानी थोड़ी आपने वहां जाके देखा होगा। तो दृष्टि भ्रम क्यों पैदा हुआ वो समझ ध्यान से, कि ये पृथ्वी है, और गर्मियों के दिनों में पृथ्वी के निकट की वायु गर्म होने की वजह से विरल की तरह काम करती है, और ऊपर की अपेक्षाकृत कैसी काम करती है, सघन की तरह। सूर्य से टकराकर जब कोई प्रकाश किरण वृक्ष पर आती है, और वृक्ष से जब वो नीचे आती है ना, तो सघन से कहां जा रही है, विरल में, और अविलंब से दूर हटती हटती मुड़कर प्रेक्षक तक पहुंचती है। अब आप सोचो, आप क्या फील कर रहे होंगे, अच्छा प्रकाश किरण ऐसी आ रही है, तो हमारे दिमाग में एक भ्रम पैदा होता है। हम तो ये सोचते हैं कि प्रकाश किरण सीधी आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, हमें ऐसा लगता है कि ये प्रकाश किरण भूमि के अंदर से आ रही है साहब। वास्तव में प्रकाश किरण भूमि के अंदर से थोड़ी आ रही है, ये तो आई और अपवर्तन की वजह से मुड़ गई। कल सूर्योदय सूर्यास्त में तो यही हुआ था कि सूर्य वास्तव में क्षैतिज से नीचे था,
पर अपवर्तन की वजह से वो प्रकाश किरण मुड़ गई और मुड़ करके आपको लगा कि सूर्य क्षितिज से ऊपर है, दृष्टि भ्रम था। ऐसा ही कुछ यहां मान लीजिए बेटा कि जब प्रकाश किरण किसी वृक्ष से टकराकर नीचे आती है तो ये प्रवेश करती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, अपवर्तन के वजह से अविलंब से दूर हटती जाती है और एक निश्चित कोण पर, जब क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया होगा तो प्रेक्षक तक प्रकाश किरण मुड़कर पहुंचती है। प्रेक्षक को लगता है कि प्रकाश किरण भूमि के अंदर से आ रही है, तो हमारे दिमाग में इस जगह पर जलाशय, पानी की कल्पना होती है बेटा कि इस जगह पर क्या है, कोई पानी भरा हुआ है। मिट्टी के अंदर से प्रकाश किरण नहीं आ सकती ना, पानी के अंदर से आ सकती है। तो दिमाग में, अब तुम सामने तो सोचते नहीं है बेटा, तू नहीं सोचता, तेरा माइंड सोचता है ये बात कि एक इस प्रेक्षक को ऐसा लगता है कि प्रकाश किरण भूमिगत आ रही है, भूमि के अंदर से आ रही है। अच्छा, जैसे ही ये ऑब्जर्वर भाई साहब आगे बढ़कर यहाँ आया होगा, अब सुन ध्यान से, अब ये प्रकाश किरण आंख में घुस ही नहीं रही है इसकी में, तो इस जगह पर पानी दिखाई नहीं देगा। पर बेटा कहीं और से प्रकाश किरण एंटर कर रही होगी तो और जगह पानी दिखाई देगा। ये क्रम निरंतर चलता रहता है। इसे बोलते हैं बेटा मरीचिका। क्या बोलते हैं? दो प्रभाव होते हैं, मरीचिका और उन्मरीचिका। हमारे कोर्स में एक ही है, आप मरीचिका को ध्यान समझें। क्लियर है? एक बार इसको है ना ढंग से लिखें आप। एक तो आप साइड में एक छोटा सा डायग्राम बनाएं इसका, क्योंकि डायग्राम को देख देख कर ही तो अपन लिखेंगे। हेडिंग डालने आप सभी, मरीचिका, मिराज। देखो ध्यान से, कहां तक बोर्ड दिखता है, लास्ट में बनाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लिखने के लिए ठीक ठाक है इसमें। देख बेटा, ऐसे बना, दिख रहा है क्या पूरा? हाँ बिल्कुल ठीक है साहब। अच्छा, ये हो गई अर्थ। बगल में कोई झाड़ियाँ पेड़ का होना जरूरी है, तभी तो प्रकाश किरण बेटा टकरा करके लौटेगी। कोई झाड़ी वगैरह नहीं होगी तो प्रकाश किरण टकरा के नहीं लौटेगी। कोई ऐसा पेड़ मान ले कुछ, ठीक है। यहाँ सन है, गर्मियों के दिनों में पृथ्वी के जो निकट की वायु है वो गर्म ज़्यादा हो जाती है भाई। मैं से बहुत सारी वायु की परतें बना रहा हूँ ना, तो गर्म होने की वजह से घनत्व ज़्यादा रहता, सॉरी हल्का हो जाता है, और ये काम करती है बेटा विरल माध्यम का। नीचे तो विरल है और अपेक्षाकृत ऊपर कैसा है, सघन। अब प्रकाश किरण जब सूर्य से आती है तो किसी वृक्ष से टकराई होगी और टकरा करके ये अविलंब से दूर हट जाती है हमेशा, और ऐसे प्रेक्षक तक पहुंचती है। यहाँ ऑब्जर्वर भाई साहब खड़े हुए जो देखेंगे इस घटना को। अपवर्तन की वजह, पूर्णांतिक परावर्तन हो गया ना इसका एक तरीके से। अच्छा, अब उसको ऐसा लगता है कि ये जो प्रकाश किरण है ना ये भूमिगत है, सीधा बढ़ा दो इसको पीछे, तो फिर इस जगह पर दिमाग में पानी की कल्पना होती है जो आपको दिखाई देता है दृष्टि भ्रम की वजह से। याद रखना, एक्चुअल में मरीज का प्रभाव नहीं होता बेटा, दृष्टि भ्रम की वजह से आपको ऐसा प्रतीत होता है। तो अब मैं मरीज का प्रभाव में पूरी कहानी लिखता हूं बेटा, सुनना ध्यान से। गर्मियों के दिनों में, सर्दी में मरीचिका दिखाई नहीं देगी क्योंकि अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगी। अब कभी कभार सर्दियों में तेज धूप पड़ जाए तो हो सकता है। गर्मियों के दिनों में रेगिस्तानी क्षेत्रों में, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, रेगिस्तानी तापमान ज़्यादा हो जाए, मतलब रेगिस्तानी क्षेत्रों में जब सड़क पर क्षैतिज देखा जाता है, सड़क पर क्षैतिज देखा जाता है तो जल का एहसास होता है, वास्तव में थोड़ी होता है। जल प्रतीत होता है, कुछ भी लिख दो यार, वो तो एक ही बात है।
गर्मियों के दिनों में अक्सर रेगिस्तानी क्षेत्रों में जब आप क्षैतिज में देखोगे ना बेटा, तो आपको जल का एहसास होगा, जल का अनुभव होगा, जल प्रतीत होगा। यह घटना मरीच का प्रभाव कहलाती है। एक नंबर बात तो मरीच का है क्या वो समझ। अब समझ में तो बड़ी आसानी से आ जाता है ना ये, कि गर्मियों के दिनों में जब आप क्षैतिज में देखोगे तो आपको कुछ जगह पानी दिखाई देगा, पर एक्चुअली वहाँ पानी नहीं होता है। ये घटना मरीच का प्रभाव है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अब इसमें तो जवाब आपको दो चीज़ों के मिल गए कि मरीच का क्या है और किस पर आधारित है, क्योंकि अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। अब कैसे कैसे हुआ, मरीच का दिखाई क्यों दी, उस बात को आप ध्यान समझेंगे, उसका रीजन लिखते हैं। गर्मियों में पृथ्वी के निकट की वायु गर्म होने के कारण विरल माध्यम की तरह व्यवहार करती है तथा ऊपर की वायु सघन माध्यम की तरह व्यवहार करता है। गर्मियों में नीचे की वायु ठीक ठाक गर्म हो जाती है तो विरल हो जाएगी, ऊपर की बेटा सघन हो जाएगी। जब किसी पेड़ से, अब पेड़ हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई झाड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, टकराकर प्रकाश किरण आती हैं तो अपवर्तन के कारण अपवर्तन के कारण अविलंब से दूर हटती है। ये समझ में आया ना आपको। गर्मियों के दिनों में पृथ्वी के निकट की वायु कैसी होती है बेटा, गर्म होने के कारण ये काम करती है विरल की तरह और ऊपर की काम करती है सघन की तरह। अब जब पेड़ से टकराकर प्रकाश किरण आती हैं तो बेटा ये अविलंब से दूर हटती है, ठीक है। एक निश्चित स्थिति में इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक निश्चित स्थिति में बेटा इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश किरण मुड़कर प्रेक्षक तक पहुंचती है। मुड़कर पहुंचती है भाई, ध्यान रखना। एक निश्चित स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश किरण मुड़कर प्रेक्षक तक पहुंचती है, जिससे प्रेक्षक को प्रकाश किरण
अभी किरण मुड़ के पहुंच रही है ना, तो या को लगेगा कि भूमि के अंदर से आ रही है, भूमिगत है गई है। प्रकाश किरण भूमिगत प्रतीत होती है, भूमिगत प्रतीत होती है। अतः दृष्टि भ्रम के कारण, अब ये शब्द है मेन तो, दृष्टि भ्रम, वास्तव में थोड़ी हुआ ऐसा, दृष्टि भ्रम के कारण मस्तिष्क में उस स्थान पर, एक सेकंड, उस स्थान पर एक लाइट ले जाऊंगा दादा, ले जा सर, जलाशय की, 20 मिनट और रुक जा, रुक जा, देखो फर्क पड़ रहा हो, बंद करो, देखो। जलाशय की कल्पना होती है, कल्पना होती है। तो एक बात तो क्लियर है कि ये दृष्टि भ्रम है, ध्यान रखना। मरीचिका वास्तव में कोई घटना नहीं है ना। जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे, इस जगह से आगे बढ़ जाओगे, तो प्रकाश किरण आपके आंख में नहीं जाएगी, फिर कहीं और से आ रही होगी, उस जगह पर पानी कल्पना हो जाएगी। तो ये घटना निरंतर चलती रहती है और आपको ऐसा लगता है कि सड़क पर पानी पड़ा हुआ है। ठीक है, नोट कर लो, नोट करके डायग्राम बना लेना। ये डायग्राम नीचे वाला पोर्शन भी बनाना है, जहां मैंने लिख दिया है भाई ना, टॉपिक बड़ा था इसलिए लिख दिया था मैंने। आराम से डायग्राम बनाओ। वो है ना, बता ली ना, चार ही प्राइवेट कर देगा मुझे साथ, क्या होगा उन्हें सब वो गलती हो गई, उन्हें ना बोली, हमने बोली, हाँ उन्हें सब वो गलती हो तो गई, दिल्ली नहीं ना वीडियो हम बोली, तो उनको बताया चाहिए साथ है, तो करो आप लोगों को, हाँ उन्हें प्राइवेट कर देंगे। प्राइवेट है, ये क्या चीज़ है?
हाँ भाई हो लिख लिया। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हाँ भाइयों, दो घटनाएं हो गई पूर्णांतिक परावर्तन पर। आज अपन एक तो क्रांतिक कोण पढ़ लिया, क्रांतिक कोण के बाद पूर्णांतिक परावर्तन पढ़ लिया। पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाओं को देख रहे हैं अपन, है ना। पहला हो गया हीरे का चमकना और दूसरा हो गया मरीच का प्रभाव। क्लियर है भाई यहां तक। अब तीसरी घटना की बात कर लेते हैं। देखिए तीसरा है अपना प्रकाशक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, है ना। लिख लिया, डायग्राम बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पीछे रह गया हूँ तो भाई अब इतना टाइम मिलेगा, है ना। देखिए स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है ना, और दोबारा वीडियो चला के देख लेना, दिक्कत आ जाए तो। नंबर 3 लिखना हेडिंग, ऑप्टिकल फाइबर आजकल बहुत चर्चा में है भाई। प्रकाशिक तंतु, सुनना इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। आजकल जैसे अपना ये नेट आ रहा है ना 5G, जो लैंडलाइन कनेक्शन होते हैं वो प्रकाशिक तंतु के थ्रू होते हैं भाई, ना। कैसे काम करता है वो अपन देखते हैं। देखिएगा प्रकाश तंतु कैसे काम करता है बेटा। प्रकाशिक तंतु बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि कोर बनाई जाती है। एक कम अपवर्तनांक का कोई पदार्थ लेते हैं इस टाइप का, है ना, और एक बारीक नली जैसी होती है क्वार्ट्ज की बनी हुई, मान लीजिए, इसे बोलते हैं बेटा कोर। क्या बोलते हैं? कोर। और इसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है कम अपवर्तनांक वाली, ये परत ऐसी। ध्यान सुनना, ये जो नीचे वाली नली टाइप में है इसको बोलते हैं कोर, और ये ऊपर वाला कवर है इसको बोलते हैं बेटा क्लोडिंग। अंदर वाली नली कोर कहलाती है और ऊपर का जो कवर है वो क्लोडिंग कहलाता है। अपवर्तनांक की बात करें तो कोर का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, क्लोडिंग का अपवर्तनांक कम होता है। इसका यूज क्या है ऑप्टिकल फाइबर का, कि विद्युत संकेत जो होते हैं, देखो आपने किसी अपने मित्र से बात करी तो सूचना बहुत तेज चल के जाती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रफ्तार है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, प्रकाश की चाल के बराबर है बेटा। तो सूचनाओं को अपन क्या करते हैं, प्रकाशिक तंतु में एक सिरे पर डाल देते हैं यहां पर, और डालते इस प्रकार है कि आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अब सुन ध्यान से, आपतन क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर डाल दिया, कोर का अपवर्तनांक ज्यादा है, क्लोडिंग का कम है, तो सघन से विरल में जाएगा। दो घटनाएं हो गई ना। पूर्णांतरिक परावर्तन की दो शर्त थी कि प्रकाश, देखो ये सघन माध्यम है, इसमें ज्यादा अपवर्तनांक है इसलिए, और ये विरल माध्यम है, तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहां जाएगी, विरल माध्यम में। और आपने इस प्रकार डाली कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होगा, ज्यादा, तो बेटा यहां से इसका पूर्णांतरिक परावर्तन होकर इधर जाएगी,
फिर पूर्णांतक परावर्तन इधर जाएगी, फिर पूर्णांतक परावर्तन इधर जाएगी। अगर आप नॉर्मली भेजते तो लॉसेस होता जाता, जो किरणें आपने भेजी 100 भेजी तो लास्ट पहुंचते पहुंचते कम बचती, पर पूर्णांतक परावर्तन में लॉस तो होता ही नहीं है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहुत अति स्पीड से, प्रकाश की चाल से 3 × 10⁸ सूचना संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते हैं अच्छी स्पीड के साथ में। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रकाशिक तंतु का उपयोग क्या है? प्रकाशीय संकेतों को बिना हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। आप समझना ध्यान से एक बार दे, हेडिंग लिखे आप पहले प्रकाशिक तंतु, 2-4 बात और समझते हैं इसके अंदर। और प्रकाशिक तंतु में आप लिखिए कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित, तो कॉन्सेप्ट तो इसका आ ही गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेतों को बिना हानि के, विदाउट लॉस, याद रखना काम की बात है, बिना हानि के दूरस्थ स्थानों तक भेजा जा सकता है। 2 बात समझ में आएंगी आपको ये लाइन पढ़कर। एक तो ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका जवाब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेतों को बिना हानि के दूरस्थ स्थानों तक भेजा जा सकता है। देखो थ्योरेटिकल लेक्चर है, कल का भी लेक्चर थ्योरेटिकल था पूरा, आज का भी पूरा थ्योरेटिकल है। कल से थोड़ा सा अपन लेंस स्टार्ट कर देंगे, ध्यान से रखना है ना। तो आज का और देखते हैं। अच्छा, अब इसकी बनावट वगैरह की बात कर लेते हैं। बगल में डायग्राम देख लो, ये लो, एक क्वार्ट्ज की एक रेशेदार नलिका रहेगी, इस टाइप की कुछ मान लीजिए आप, कोर बोलते हैं कोर। इसके ऊपर एक कवर चढ़ाया जाता है कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का बेटा। इसको कहते हैं क्लोडिंग। इस टाइप का होता है ना। तो ये अंदर वाला जो हिस्सा है, ये वाला तो कहलाता है बेटा कोर, और ये बाहर वाला हिस्सा है, ये कहलाता है क्लोडिंग। तो बनावट में लिख दो पहले तो, इसमें क्वार्ट्ज की बनी एक रेशेदार नलिका होती है, जिसे कोर कहते हैं। इसमें क्वार्ट्ज की बनी एक रेशेदार नलिका होती है, इसे कोर कहते हैं। इसके ऊपर कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है, जिसे
क्लोडिंग कहते हैं। मेरी बात समझना ध्यान से। क्वार्ट्ज की बनी एक पतली रेशेदार नलिका होती है, इसे कोर बोलते हैं। और कम अपवर्तनांक होना चाहिए तभी प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, उसे बोलते हैं बेटा क्लोडिंग। अब काम कैसे करता है? जिन संकेतों को भेजना होता है एक सिरे पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर डाल देते हैं। अब चूंकि सघन से विरल में जा रही है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा है, तो बार बार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और प्रकाश किरण गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है ना। जिन संकेतों को दूरस्थ स्थानों तक भेजना होता है उन्हें प्रकाशिक तंतु के एक सिरे पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित किया जाता है। जिन संकेतों को दूरस्थ स्थान तक भेजना है उन्हें प्रकाश तंतु के एक सिरे पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित किया जाता है ताकि इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके, ताकि इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके, जिससे ये प्रकाशीय संकेत बिना हानि के दूरस्थ स्थानों तक पहुंच सकें। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकल फाइबर का। पूर्णांतक परावर्तन पर आधारित है, प्रकाश संकेत को बिना हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकता है। क्वार्ट्ज की बनी हुई एक पतली रेशेदार नलिका होती है, कोर कहते हैं। इस पर कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की परत चढ़ाते हैं बेटा, उसे क्लोडिंग कहते हैं। और जिन संकेतों को भेजना होता है प्रकाश तंतु के एक सिरे पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर डाल दिया जाता है। इनका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और ये अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती हैं। क्लियर है? नोट करो इसको। चलो जल्दी नोट करें, एक फिनोमिना और पढ़ना है, बाकी टाइम हो जाएगा भाई फिर। नेक्स्ट, लास्ट का एक फिनोमिना और देख लेते हैं भाई ना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, आगे बढ़ रहा हूं मैं। नंबर 4 एक और देख लीजिए, फिर लेक्चर खत्म करेंगे ना। 4 ही घटनाएं हैं पूर्णांतक परावर्तन पर हमारे कोर्स में। हीरे का चमकना, मरीच का प्रभाव, प्रकाशिक तंतु, और नंबर 4 है बेटा पोरोप्रिज्म।
या पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला प्रिज्म, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, नाम पोरो प्रिज्म है इसका, है ना। सुनिएगा बहुत ध्यान से बेटा। एक नॉर्मल कांच का प्रिज्म भी मैं आपको पढ़ाऊंगा लेंस पढ़ाने के बाद। एक पोरो प्रिज्म क्या होता है वो आप सुनिए। एक प्रिज्म ही है विशेष प्रकार का, पर इसमें जो कोण आते हैं ना, ये समझिए त्रिभुजाकार आकृति एक प्रिज्म है कुछ इस तरीके का। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 45 और ये 45 दोनों बराबर है। तो पोरो प्रिज्म में एक बात तो ये है कि कोण 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री के होंगे, ध्यान रखना, 1 नंबर पॉइंट। पोरो प्रिज्म एक प्रिज्म है जो सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में यूज किया जाता है ताकि पूरा प्रकाश पूर्णांतरिक परावर्तित हो सके, चमकीला प्रतिबिंब बन सके। इसके लिए 90 डिग्री का एक कोण है, ये 45 का और ये 45 का। अब मान लो कि कोई बिंब आपने ऐसे रखा, बेटा ध्यान से देखना, कोई ऑब्जेक्ट आपने कुछ ऐसे रखा, तो सुने, इस ऑब्जेक्ट से नीचे से जो प्रकाश किरण आई लंबवत आ रही है, देखो सतह के, और ये प्रकाश किरण भी लंबवत आ रही है। और जब कोई सतह पर प्रकाश किरण लंबवत आती है तो वो सीधी निकल जाती है, लंबवत वाले केस में अपवर्तन नहीं होता। और ये आ रही है तो ये भी सीधी निकल जाएगी। यहां तक कहानी समझ में आ गई सबको? अरे क्लियर है ना? अब सुन, इस पर प्रकाश किरण, अगर मैं इसके कोण की बात करूं बेटा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। ये कोण कितना बनेगा बेटा? 45 डिग्री का। कांच के लिए क्रांतिक कोण 42 डिग्री है और आपतन हो रहा है 45 डिग्री के कोण पर, तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण प्राप्त हो रहा है। कांच सघन है, बाहर वायु विरल है। अब प्रकाश किरण जब यूं आता है ना तो इसका पूर्णांतिक परावर्तन होता है। अब लंबवत है तो सीधी बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही इसका भी पूर्णांतिक परावर्तन हुआ और ये भी बाहर आ गई। सुन ध्यान से, ये ए था, ये बी था। ए वाली किरण यहां आई है, ये बेटा ए डैश, और बी वाली किरण यहां आई है तो ये बेटा बी डैश। प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनेगा। आपने 90 डिग्री पर घुमा दिया, किसकी सहायता से? पोरो प्रिज्म की सहायता से। पोरो प्रिज्म के कई चित्र बनाऊंगा, पहले चित्र समझ ले आराम से, ज्यादा खास कठिन टॉपिक है नहीं। दोबारा समझाता हूं बेटा, सुनना ध्यान से। प्रिज्म पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। पोरो प्रिज्म एक विशेष प्रकार का प्रिज्म है। ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 45 डिग्री का, ये कोण 45 डिग्री का। कोई ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा हुआ है, ए और बी। अब देखो, जो किरण यहां से सीधी आई होगी, लंबवत आ रही है ना सतह के, लंबवत आती है तो सीधी निकल जाती है। आपको पता होना चाहिए बेटा, लंबवत वाली किरण का अपवर्तन नहीं होता। और जो ए से आएगी वो भी कुछ सीधी ही निकल जाएगी। यहां तक बात समझ में आई आप सबको? इससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। आपतन कोण यहां 45 डिग्री होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद में ये किरण नीचे लौट आई। कौन सी है? बी वाली है, ध्यान रखना। अब ये लंबवत आई है तो सीधी बाहर निकल गई ना, तो ये तो बन गया बेटा आपका बी डैश। और ये ए वाली आई यहां से, तो ये बन गया आपका ए डैश। ए डैश और बी डैश। तो पोरो प्रिज्म ने आपका जो बिंब था 90 डिग्री कोण से घुमा दिया। ध्यान से देख, 90 डिग्री कोण से घुमा दिया। दूसरी वाली स्थिति देख, अगर पोरो प्रिज्म कुछ ऐसे रखा होता, ये वाली स्थिति होती, मतलब इसमें जो 90 डिग्री का एंगल है वो यहां है ना। एक सेकंड, हाँ, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है। ये भाई साहब 45 और 45 के हो गए।
अब कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, देखना ध्यान से आप, क्या नाम दिया इसको, ए बी। तो देख, जो किरण सीधी आई वो सीधी निकल जाएगी लंबवत वाली, ऐसे नीचे से आएगी वो निकल जाएगी। क्लियर है? अब सुन ध्यान से, यहां मुड़ गई, पर बेटा ये यहां से ना निकलेगी नहीं सीधी। देख 90, ये बिल्कुल प्लेन होता ना 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री पर थोड़ी आ रही है। अरे सतह तो यूं है और इस प्रकार रही है, 90 डिग्री पर नहीं आ रही है। ऐसे ही देख, ये वाली किरण यहां आ जाएगी। अब वापस से ये 90 पे मोड़ इनको इधर लेके आ। अब लंबत आई सतह के, सतह ये रही और ये लंबत आई सीधी निकल गई, ऐसे ही ये वाली सीधी निकल गई। बी था तो नीचे आपका बी डैश, ए था तो ये आपका ए डैश। आपने 180 डिग्री पर घुमा दिया प्रतिबिंब को। थोड़ा साफ नहीं बना डायग्राम है ना, दोबारा देखना इसको एक बार। ये मान लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए आप, ए और बी। ठीक है ना? अब ठीक है, देखो ये वाली किरण यहाँ से आई, यहाँ से आई और यहाँ पहुँच गई बी डैश, और ये वाली ए डैश। क्लियर भाई यहाँ तक? पहले वाली अवस्था में पूर्व प्रिज्म ने प्रतिबिंब को 90 डिग्री पर घुमाया, दूसरे वाली अवस्था में पूर्व प्रिज्म ने 180 डिग्री पर घुमाया। एक कंडीशन और हो सकती है भाई इसकी, दिख जाएगा कि आपको तीसरा कंडीशन? हाँ, नज़र आ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि बेटा पूर्व प्रिज्म अगर कुछ इस तरीके से रखा हो तो क्या कहानी होगी। ये ऑब्जेक्ट मान लो, तो देख प्रकाश किरण ऐसे आई, लंबवत नहीं आ रही है, ध्यान रखना, लंबवत नहीं आ रही है, ऐसे मोड़। अभी भी लंबवत नहीं आई है भाई,